क्लास में आप सभी दोस्तों का हम एक बार फिर से वेलकम करते हैं और अब हम लोग चैप्टर नंबर 7 का जो सेकंड पोर्शन है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि जो चैप्टर नंबर 7 है उसके 3 पोर्शंस हैं। ठीक है, पहला पोर्शन तो हम पढ़ चुके जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, थोड़ी सी जनरल भी क्या बस थोड़ी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी जो आप 10th में भी पढ़ा है और अब इसका एक हल्का सा आपको रिव्यू दिया गया। दूसरा पोर्शन हमारा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में है जो कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं और तीसरा पोर्शन आइसोमेरिज्म के ऊपर होगा जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में फैक्ट्स बता दूं। हम हाइब्रिडाइजेशन इससे पहले केमिकल बॉन्डिंग में भी आप पढ़ के आ चुके हो, वहाँ पर आपने कार्बन के कंटेक्स्ट में भी पढ़ा। ठीक है, यानी आपने कार्बन के कंपाउंड भी वहाँ पर डिस्कस किए थे, ये लाइक CH4 डिस्कस किया था, C2H6 डिस्कस किया था, वहाँ पर आपने इथीन को डिस्कस किया था C2H4, इथाइन को भी डिस्कस किया था C2H6। उसके अलावा कुछ और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक BF3, NH3, H2O, BeCl2, इनको भी आप वहाँ पर डिस्कस करके आए थे। ठीक है, तो इधर इस चैप्टर में हम सिर्फ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर फोकस करेंगे क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, वैसे तो ये आपको बातें पहले ही याद होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि आगे इसका कहीं यूज़ नहीं है हमारे सिलेबस में, लेकिन जो लोग हायर स्टडीज़ करना चाहें उनके लिए ये हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कार्बन से ही, बेसिक से मैं बिल्कुल बताऊंगा। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हो, एटॉमिक नंबर 6 है कार्बन का, 1s2, देन 2s2 एंड देन 2px में इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2py में इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है और 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एम्प्टी होता है। ठीक हो गया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप पढ़ चुके हो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक पोस्टुलेट ये था कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स is equal to number of unpaired electrons. Numbers of unpaired electrons, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम के अंदर होते हैं वो एटम उतने ही बॉन्ड्स बना सकता है। लाइक इधर कार्बन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक 2px में और एक 2py में, 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। ठीक, तो इसको देखने से पता क्या चल रहा है कि कार्बन की जो अपेरेंट वैलेंसी है, अपेरेंट वैलेंसी ऑफ कार्बन, वो कितनी नज़र आ रही है आपको? 2 नज़र आ रही है। लेकिन हम जानते हैं कि एक्चुअल जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो 4 होती है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये बात 9th से ही आपको बता दी जाती है, आपके जहन में बैठ चुकी होती है। अब सिचुएशन ये आ गई कि यहाँ से देखने से तो लग रहा है कि कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन एक्चुअल कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। अब प्रॉब्लम आ गई कि कार्बन की जो 4 बॉन्ड की, किस तरह से कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, किस तरह से कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसको एक्सप्लेन किस तरह से किया जाए। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन करती है बहुत अच्छे तरीके से। ओके, मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने लिखी 1s2, 2s2, 2px में एक इलेक्ट्रॉन, 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन और 2pz जो है वो एम्प्टी पड़ा रहता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन 2s से निकल करके इधर 2pz में चला जाता है। ये जो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास लिखी हुई है ये है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, यहाँ इसको हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे या एक एनर्जी गेन करेगा ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, तो ये निकल करके 2pz में भाग जाएगा। ठीक, 2pz से एक इलेक्ट्रॉन, 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो पीछे 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह गया। ठीक है, 2px में ऑलरेडी एक ही इलेक्ट्रॉन था, 2py में भी ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था और 2pz में 2s से एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब आप देखो
कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के पास अनपेयर्ड, 4। ठीक, तो अब कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत सक्सेसफुली कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को एक्सप्लेन कर देती है। कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा है। ठीक, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक गुड साइड व्यू है, एक अच्छा साइड व्यू है कि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को बहुत अच्छे तरीके से उसने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, जबकि इधर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो क्लासिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके मुताबिक कार्बन डाईवेलेंट है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें रियलिटी बता दी, और होता भी ऐसे ही है कि कार्बन टेट्रावेलेंट क्यों होता है। मैं बात रिपीट कर रहा हूँ कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर 2pz में चला जाता है, 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसकी वजह से कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाती है, यानी कार्बन टेट्रावेलेंट हो जाता है। यहाँ तक तो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ठीक, ठीक है। लेकिन इसके बाद आगे कुछ हमारे पास आ जाती हैं प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, लाइक मैं आपको बताऊं, मीथेन का ये मॉलिक्यूल है, ओके, CH4, ये मैंने इसका लेविस स्ट्रक्चर बना दिया, जो आप 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़कर आए हो, मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ओके। लेकिन रियलिटी ये अब चीज़ आप देख रहे हो, ये 2 डायमेंशनल है, ये जो है 2 डायमेंशनल है, आप इसको पकड़ नहीं सकते, ये सारी चीज़ें एक प्लेन में मौजूद हैं, यानी 2 डायमेंशनल हैं। लेकिन चीज़ें रियलिटी में कैसी होती हैं, 3 डायमेंशनल। आप पेपर पर कोई चीज़ अपनी तस्वीर स्केच करवा कर लाते हो किसी आर्टिस्ट से, वो आपकी 2 डायमेंशनल होती है, लेकिन रियलिटी में आप ठहरे हुए कैसे होते हो, 3 डायमेंशनल। तो कार्बन का ये जो कंपाउंड है मीथेन, ये भी एक्चुअली 3 डायमेंशनल होता है। कार्बन का ये कंपाउंड भी एक्चुअली क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। कैसे होता है, टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट होती है बिल्कुल ऐसे, ये कार्बन, ये इसके 2 बॉन्ड्स प्लेन में, ठीक है। फोकस आपने क्या करना है कि ये कार्बन इधर पेपर पर चिपका हुआ है, ये बॉन्ड भी पेपर पर चिपका हुआ है, ये हाइड्रोजन भी चिपका हुआ है, ये बॉन्ड भी और ये हाइड्रोजन भी, ठीक। जो अब तीसरा हाइड्रोजन है, ठीक है, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है, इस जगह पर, इधर, यानी ये पेपर से बाहर आ रहा है, कुछ ऐसे इधर मौजूद है, कुछ इस साइड पर मौजूद है, यानी पेपर से थोड़ा बाहर की तरफ निकल कर आ रहा है, ओके। और जो चौथा हाइड्रोजन है वो ठीक इस हाइड्रोजन के पीछे मौजूद है, लेकिन मैं इधर साइड पर दिखा रहा हूं ताकि आपको नजर आए। एक्चुअली हम मॉलिक्यूल को जरा घुमा कर देख रहे हैं, ओके। ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन जितना प्लेन से बाहर निकल रहा है, ये वाला हाइड्रोजन प्लेन से उतना अंदर की तरफ है, ठीक है, ये प्लेन से उतना नीचे की तरफ है, और ये जो मोटे वाला बॉन्ड है वो बाहर की तरफ है प्लेन से इधर, ठीक है। और इस तरह है कि एंगल 109.5 डिग्री है, ठीक है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इन दोनों के दरमियान भी, इन दोनों के दरमियान आपको ज़रा कम महसूस हो रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली इस तरह से मौजूद होते हैं, ठीक है। एक प्लेन से ये वाला पीछे की तरफ और ये ब्लू वाला प्लेन से बाहर की तरफ, ठीक है, और एंगल 109.5 का इधर होता है, ओके। इसको अगर हम जनरली ऐसे तो नहीं ड्रॉ करते, ठीक है, जनरली हम पेपर पर या बुक्स में जो ड्रॉ हुआ मिलता है हमें, वो हमें इस सिचुएशन में मिलता है, इस सिचुएशन में, ठीक है। इस सिचुएशन में हमें ड्रॉ किया हुआ मिलता है। तो हम ज़रा जल्दी में होते हैं, तो हम ये मोटा बॉन्ड और डॉटेड बॉन्ड बनाने की बजाय हम क्या करते हैं, सिर्फ सिंपल लाइन से ही कार्बन की टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट को शो कर देते हैं। इधर मैंने कार्बन लगा दिए हैं, कोई मसला नहीं, हम हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं, ठीक। हम इस तरह से शो कर दिया करते हैं, ओके। ये बात होप सो आपको समझ आ गई होगी कि अगर आपको, ये मैंने कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वाकई, ठीक है, लेकिन मैंने बनाया कि आपको कोई, अगर अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा, ठीक है, और अपनी कंफ्यूजन को सॉल्व कर लोगे, तो बाद में आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकेगा। इस तरह से भी बनाया जाता है मीथेन, इस तरह से भी बनाया जाता है, और इस तरह से भी बनाया जाता है 3 डायमेंशनल में, ओके। तो अब बात आ गई हम अपने पुरानी वाली उसके ऊपर, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हम वहीं वापस चलते हैं, ओके। मैं पेज और लगा लूँ। अभी हमने बात की कि कार्बन का जो स्ट्रक्चर है मीथेन का,
वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंट करके देखा कि एक्चुअल स्ट्रक्चर जो हमें मिला वो कैसा था, ऐसा था, ठीक है। यानी ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर मैच नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर हर बॉन्ड जो है वो 109.5 डिग्री का है, जबकि यहाँ पर जो बॉन्ड है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर रिपल्शन भी है, ये जो है थोड़ा अनस्टेबल भी मॉलिक्यूल ये वाला फील करेगा। जबकि यहाँ पर एंगल ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन दूर दूर हैं, ठीक है, और ये थोड़ा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन की, ओके। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं करती है कार्बन ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनाता है, ठीक। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक और थ्योरी है हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन, ये बात मैं आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट्स आप एक्सप्लेन करता चलूँ कि हाइब्रिडाइजेशन जो है एक कंप्लीट मैथमेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। मैथमेटिकल कह लो या आप इसको थ्योरेटिकल कंसेप्ट कह लो, ठीक है। इसका हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मौजूद नहीं है, ठीक है। हमारे पास कोई ये प्रूफ नहीं है कि हमने हाइब्रिडाइजेशन को होते हुए देखा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसी थ्योरी है जो ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स को, फैक्ट क्या है, ये है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करती है कि ऐसा स्ट्रक्चर क्यों होता है, ठीक है। हमारे पास सिर्फ एक्सप्लेनेशन है इस चीज़ की, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है। हाइब्रिडाइजेशन का प्रूफ हमारे पास नहीं है। एक प्योर मैथमेटिकल, एक प्योर थ्योरेटिकल कंसेप्ट ये हमारे पास मौजूद है, हाइब्रिडाइजेशन का। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन पर बात करने से पहले मैं आपको एक मज़ीद बात भी क्लियर कर दूं। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी थी 1s2 2s2 2px में एक इलेक्ट्रॉन, इसी के साथ 2py में एक इलेक्ट्रॉन और 2pz जो था वो एम्प्टी था, ओके। अच्छा, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट मैंने लिखी 1s2 2s1 2px में एक, 2py में एक और 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन, ओके। अब सवाल ये है कि यहाँ पर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं दो, ठीक है, तो कार्बन दो से ही गुजारा चला ले, ठीक है। क्या ज़रूरत है इसे चार बॉन्ड बनाने की, क्या ज़रूरत है कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके इधर ले जाए, ठीक हो गया। अगर कार्बन इन्हीं दो से ही ये बॉन्ड बना ले अपना, कार्बन अगर सिर्फ 2px और 2py से ही अपना बॉन्ड बना ले, तो कार्बन के कितने बॉन्ड बन सकते हैं, कार्बन के बॉन्ड बन सकते हैं दो, ठीक है। क्या कार्बन दो बॉन्ड बनाने से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, आंसर है नहीं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे चार बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, ठीक है। एक बात तो ये हो गई कि टू कंप्लीट ऑक्टेट या 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए अपने शेल में, ओके। हम जानते हैं कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीजेज एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीजेज एनर्जी। जब भी कहीं बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, और जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इसी एग्जांपल में ऐसे दूंगा कि ये मार्कर है, अगर आपको इसे तोड़ना है तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, इसे एनर्जी देनी पड़ेगी। जब इसका उलट होगा तो फिर एनर्जी जाहिर सी बात है रिलीज होगी, जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। इस बात को आपने जहन में रखना है, ओके। जब चार बॉन्ड बनेंगे तब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी या जब दो बॉन्ड बनेंगे तब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जाहिर सी बात है जब चार बॉन्ड बनेंगे तब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और हम ये बात जानते हैं कि एनर्जी और स्टेबिलिटी में इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। जितनी एनर्जी कम होती है स्टेबिलिटी, जितनी एनर्जी ज़्यादा होती है स्टेबिलिटी उतनी कम होती है, ओके। और जितनी एनर्जी कम होती है स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। एनर्जी अगर कम कर दो तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इन्वर्स रिलेशन में जा रहा है, ठीक हो गई ना बात। अगर एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक। एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इस बात को आपने याद रखना है, एक यूनिवर्सल रूल है केमिस्ट्री का। तो ये तो एक बात हो गई कि कार्बन चार बॉन्ड क्यों बनाता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। दूसरी बात क्या हो गई कि जब चार बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और ज़्यादा स्टेबिलिटी फील करेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं टू फील मोर स्टेबल, टू फील मोर स्टेबल, ओके। आप कहोगे कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और जब चार बॉन्ड बनते हैं तब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और जब दो बॉन्ड बनते हैं तो कम एनर्जी रिलीज होती है। तो इसी वजह से डाईवेलेंट कार्बन, अगर कार्बन की वैलेंसी दो रही तो कार्बन कम स्टेबल होगा, अगर चार रहेगी तो ज़्यादा स्टेबल होगा,
ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाई डाईवेलेंट कार्बन इज लेस स्टेबल देन टेट्रावेलेंट कार्बन। तो आप इसका आंसर दे सकते हो, इन केस ऑफ डाईवेलेंट कार्बन, कार्बन विल मेक 2 bonds and less energy will release, but in case of tetravalent carbon 4 covalent bonds will be formed and more energy will be released. As more energy will be released in case of tetravalent carbon, so tetravalent carbon will be more stable. Okay, इस तरह से आप इसका आंसर भी दे सकते हो। ये तो अब बात हो गई इसके हवाले से, ठीक हो गया। अब अगर मैं कार्बन की ज़रा ज्योमेट्री बनाऊं, तो ये दरमियान में कार्बन का न्यूक्लियस है, ठीक है। पहला शेल मैं बना नहीं रहा, मैं डायरेक्ट दूसरा शेल बना रहा हूँ, ठीक है। ये पहला शेल, चलो मैं बना देता हूँ, ये इसका दूसरा शेल, ठीक है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अगर मैं इसका 2s ऑर्बिटल ड्रॉ करूँ, 2s ऑर्बिटल कैसा है? ऐसा है, गोला, ठीक है। 2p ड्रॉ करूँ तो वो कैसा होगा? ऐसे 2pz, या इसे आप z एक्सिस पर है तो 2pz कह लो। ये दिस इज 2px और ये वाला आपका क्या है? 2py है। ओके, मैं मेंशन भी कर देता हूँ यहाँ पर कि ये जो है ये आपका 2s है, ये 2px है, ये वाला आपका 2py है और ये वाला आपका क्या है? 2pz है, ठीक हो गया। अब एक्साइटेशन हो गई, एक्साइटेशन हो गई। 2s में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आपका 2px में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, 2pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन को 4 बॉन्ड बना लेने चाहिए, ठीक है। लेकिन इस तरीके से कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। फॉर एग्जांपल, चलो अब मान लिया कि 4 हाइड्रोजन एटम इसके पास आ चुके हैं, ठीक है। 4 बॉन्ड बनाने के लिए, 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 हाइड्रोजन एटम इसके पास आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि, हम जानते हैं हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन एटम्स चाह रहे हैं कि कार्बन के साथ शेयरिंग करके अपना भी डुप्लेट कंप्लीट कर लें और कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाए, ठीक हो गया। अब इधर से तो ओवरलैप पॉसिबल है, ठीक है, इधर से भी ओवरलैप पॉसिबल है, ठीक है, इस जगह से भी ओवरलैप पॉसिबल है, लेकिन इधर ये 2s ये वाला, ठीक हो गया, ये वाला 2s ये अंदर करके मौजूद है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम नहीं पहुँच सकता, ये हाइड्रोजन एटम यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे दूंगा कि आपके घर 4 दोस्त हैं, ठीक है। आपके पास 1 गिलास पानी है, ठीक है, और 4 गिलास आपके पास जूस मौजूद है। सॉरी, एग्जांपल मैं दे रहा था, गलती हो गई थोड़ी। आपके पास 1 गिलास पानी मौजूद है, ठीक है, और 3 गिलास जूस मौजूद है। दोस्त आपके पास कितने आए? 4 दोस्त हैं, ठीक। ये अब अच्छा तो नहीं लगता कि आप एक दोस्त को पानी दे दो और बाकी 3 दोस्तों को जूस का गिलास दे दो, ठीक है। एक दोस्त बेचारा मुंह देखता रहे, ऐसे तो नहीं होगा, बल्कि ऐसा करेगा, गुस्सा होकर चला जाएगा, वो ऐसे ही करेगा ना। लेकिन अगर आप एक काम करो, यहाँ पर आपके पास ये पानी मौजूद है, ठीक है, ये जूस का 1 गिलास, ये दूसरा और ये तीसरा गिलास। आप एक बड़ा सा कंटेनर लो, ठीक है, इन चारों को इसमें डाल दो, इन चारों को इसमें डाल करके अच्छी तरह मिक्स कर लो, ठीक है, और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दो और सब दोस्तों को वो दे दो, ठीक है। आल दो थोड़ा मीठा जूस इसमें कम हो जाएगा, लेकिन सब दोस्त खुशी खुशी उसको जूस को पी लेंगे और कोई भी बुरा फील नहीं करेगा, ठीक हो गया। तो कुछ सेम सिचुएशन इधर भी है, ठीक है। अगर कार्बन अपने इस ऑर्बिटल को, इस ऑर्बिटल को, इस ऑर्बिटल को और इस ऑर्बिटल को मिक्स कर ले और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर ले, ठीक है, और आने वाले 4 मेहमानों को एक, चलो थोड़ा कम मीठा लेकिन एक बराबर इक्वलिटी से ट्रीट करे, तो क्या आने वाले लोग खुश नहीं हो जाएंगे? जाहिर सी बात है, खुश हो जाएंगे। तो कार्बन क्या करता है? अपने इन सारे ऑर्बिटल्स को मिक्सअप कर लेता है, ठीक है। जैसे अभी हमने जूसेस को मिक्सअप किया, कार्बन क्या करता है? इन सारे ऑर्बिटल्स को अच्छे से मिक्सअप कर लेता है, इनको अच्छे से मिक्सअप करेगा, ठीक है। मिक्सअप करने के बाद इनको रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, और रीडिस्ट्रीब्यूट करके सभी आने वाले लोगों को बराबर बराबर बांटेगा, ठीक है। अब ये इसने मिक्सअप कर लिए सारे ऑर्बिटल्स। जब ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कैसे करेगा वो मैं आपको अगले पेज पर समझाता हूँ। अब कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए थे? 4 ऑर्बिटल, 2s, 2px, 2py और 2pz। जब डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो कैसे होंगे? ऐसे, ठीक है, 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे।
4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे ऐसे, ठीक है, 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे इस तरह से, ठीक है। पहले जो मिक्स होने वाले थे वो एक ऐसे था, ठीक है, एक ऐसे था, एक ऐसे था और एक ऐसे था, ठीक है। लेकिन जब ये सारे मिक्स हो गए तो हर बनने वाला ऑर्बिटल इस शेप का होगा, या अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल रखूं तो ऐसे होगा, एक छोटी लूप और एक बड़ी लूप होगी उसके अंदर, ओके। इस छोटी लूप को हम ड्रॉ करते वक्त बनाते नहीं हैं, हम सिर्फ बड़ी लूप को ही ध्यान में रखते होते हैं, ओके। तो जब ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये एक ऐसे, इधर, इधर और ये इधर, ठीक हो गया। अब ये अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब आने वाले 4 हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम इधर से आ सकता है, एक हाइड्रोजन एटम इधर से आ सकता है, एक हाइड्रोजन एटम इधर से और एक हाइड्रोजन एटम इधर से भी आ सकता है, और खुशी खुशी कार्बन के साथ ओवरलैप कर लेंगे। कार्बन खुशी खुशी अपने क्या कर लेगा, 4 बॉन्ड पूरे कर लेगा। कार्बन बड़ी आसानी से ही अपने 4 बॉन्ड क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। हाइड्रोजन को भी दिक्कत नहीं, कार्बन को भी दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, मीथेन का स्ट्रक्चर और इसके अलावा, और ये तो मैंने सिर्फ अभी आपको हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रोडक्शन दिया, मैंने बहुत डिटेल से पढ़ानी है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने देखा कि ये 2s था, ये 2p था, ये भी 2p था और ये भी 2p था, ये x था, ये y था और ये z था। इसमें अभी क्या हुआ, एक s और 3 p मिक्स हुए, ठीक है, यानी sp3, एक s और 3p। जब एक s और 2p मिक्स होंगे, जब एक s और एक p मिक्स होंगे, ठीक है, तो डिफरेंट तरह की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होंगी, sp3, sp2, sp। इसके अलावा और भी हाइब्रिडाइजेशन होती हैं, लेकिन कार्बन के अंदर सिर्फ यही 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलती हैं, sp3, sp2 और sp, ठीक हो गया। तो होप सो हाइब्रिडाइजेशन का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको थोड़ा समझ आया होगा। एक और बात भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि हाइब्रिडाइजेशन, लफ्ज़ जो है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये निकला है हाइब्रिड से, ठीक है। हाइब्रिड का मतलब होता है दोगला, डुअल, जिसके अंदर डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हों। हम भी हाइब्रिड्स हैं, हमारे अंदर मदर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और फादर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, ठीक है। जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, sp3 बना, ठीक है, इस केस में तो अभी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, तो इसके अंदर s की क्वालिटीज़ भी हैं और p की क्वालिटीज़ भी हैं, ठीक है। 3 हिस्से उसके अंदर p की क्वालिटीज़ हैं, यानी sp3 है, और एक हिस्सा उसके अंदर किसकी क्वालिटीज़ हैं, s की क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। 25% s है और बाकी 75% उसके अंदर क्या है, p मौजूद है, ओके। तो अब हम इस पोजीशन में आ चुके हैं कि हम हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन कर सकें। अब हम इस पोजीशन में आ चुके हैं कि हम हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन कर सकें, ठीक है। ये 2s था, ठीक है, ये 2p था, ये भी 2p था और ये भी 2p था। क्या इनकी शेप्स आपस में सेम है, ठीक है, आंसर है इसकी शेप और इन तीनों की शेप्स आपस में डिफरेंट हैं, ठीक है। इन तीनों की शेप्स तो आपस में सेम है, 1, 2 और 3, ठीक है, डम्बल लाइक शेप्स है ना इन तीनों की, लेकिन ओरिएंटेशन इनकी डिफरेंट है, ठीक है। इसकी शेप भी डिफरेंट है, ठीक है, और शेप डिफरेंट है तो इनकी एनर्जीज भी आपस में डिफरेंट होंगी, यही बात है ना। इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है, इस बात को गौर में रखना। ज़्यादातर लोग कहते हैं इन चारों की शेप्स भी डिफरेंट है, इन चारों की एनर्जीज भी डिफरेंट है, इसकी, इसकी और इसकी, इन तीन की जो एनर्जीज हैं वो सेम है, ठीक है। मैं आपको मज़ीद वाज़े कर दूं कि जो p ऑर्बिटल्स होते हैं, ये वाला आपका क्या है, 2pz था, मैंने इसको कहा था ये 2px है और इसे कहा था कि ये 2py है। इन तीनों की एनर्जीज सेम है, ठीक है, इस बात को आपने जहन में रखना है, लेकिन इन तीनों की ओरिएंटेशन डिफरेंट है। ये वाला जो है वो ऐसे पड़ा है, ठीक है, ये वाला जो है वो ऐसे पड़ा है, और ये वाला जो है वो इस क्या कहते हैं, इस तरीके से पड़ा है, ओके। ओरिएंटेशन इनकी डिफरेंट है लेकिन एनर्जीज इनकी सेम है। इसकी शेप भी डिफरेंट है, इसकी एनर्जी भी डिफरेंट है, इसकी शेप भी डिफरेंट है, ये 2s की, और एनर्जी भी डिफरेंट है। तो द ऑर्बिटल्स, ये सारे क्या हैं, ऑर्बिटल्स हैं। हाइब्रिडाइजेशन को मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, द प्रोसेस इन विच क्या चीज़ें मिक्स होती हैं, ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं। द प्रोसेस इन विच ऑर्बिटल्स ऑफ शेप एनर्जी डिफरेंट है, ऑफ डिफरेंट शेप्स
एंड इनर्जीज। ठीक है, ये जो डिफरेंट मैंने कहा ना, इसका एक्चुअली मतलब है स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस ना हो। ठीक है, द प्रोसेस इन विच ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी, ठीक है, इंटरमिक्स टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स। हमने देखा था न्यू ऑर्बिटल्स बने थे, कैसे थे वो, एक की लूप बड़ी थी और एक की लूप थोड़ी छोटी थी। ठीक है, टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ टोटली डिफरेंट शेप एंड इनर्जी। ठीक है, बनने वालों की जो शेप्स होंगी इन तीन से तो डिफरेंट होंगी लेकिन आपस में सेम होंगी, इन चारों से डिफरेंट होंगी लेकिन आपस में सेम होंगी, डिफरेंट एनर्जी। ठीक है, बट दे हैव सेम एनर्जी एंड शेप्स विद ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के साथ तो उनकी शेप और एनर्जी सेम होगी लेकिन पेरेंट ऑर्बिटल से उनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट होगी। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, द प्रोसेस इन विच ऑर्बिटल्स slightly differing in shape and energy intermix to give new orbitals of total different shape and energy। ठीक है, इनसे शेप और एनर्जी डिफरेंट होगी लेकिन आपस में एनर्जी और शेप उनकी सेम होगी। ठीक है, ऐसे बनने वाले ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और हाइब्रिड बनाने का जो अमल है उसे हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो होप सो ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा आपको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।